इतिहास के पन्नों में आम कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जो सिर्फ गुजर चुके कल की कहानी नहीं कहते, बल्कि आज के हमारे वर्तमान की पूरी नींव को समझाते हैं। बिल्कुल। आज के इस विशेष गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही विषय की तह तक जाने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो दस्तावेज हमने खंगाले हैं, वे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से जुड़ी ऐतिहासिक रिपोर्टों और उनके खुद के लिखे पर्चों के अंश हैं। जी। तो हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि 1928 से लेकर 1932 के उन उथल-पुथल भरे 4 सालों के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसने हाशिए पर खड़े शोषित वर्गों को भारत के राजनीतिक पटल पर एक नई पहचान दी, और कैसे उसी दौर में आज के हमारे विशाल भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा गढ़ा गया। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतिहास की ये अवधि कोई आम राजनीतिक सौदेबाजी नहीं थी। मतलब ये केवल कुछ अधिकारों की मांग तक सीमित नहीं था। हाँ। जब हम इन दस्तावेजों को गहराई से पढ़ते हैं तो समझ आता है कि ये एक पूरे युग का, एक पूरी सभ्यता के सदियों पुराने सामाजिक ढांचे को सीधे तौर पर चुनौती देने का समय था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चुनौती। हाँ, ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी या सत्ता के लिए नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि ये इंसान को इंसान का दर्जा दिलाने की एक ऐसी वैधानिक क्रांति थी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, और मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोई इतिहास का उबाऊ लेक्चर नहीं होने वाला है, बल्कि आज हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था या वोटिंग राइट्स की बात बड़ी आसानी से कर लेते हैं, वे असल में कैसे बने, किन झटकों से गुजर कर बने, उसका ये एक बहुत ही रोचक सफर है। एकदम सही कह रही हैं आप। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 1928 से। जरा उस समय के माहौल को अपने जहन में लाइए। भारत में साइमन कमीशन आया हुआ है, सड़कों पर गो बैक साइमन के नारे गूंज रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। पूरा देश विरोध कर रहा था। हाँ, हर तरफ एक ही आवाज है कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय क्यों नहीं है। कांग्रेस इसका जबरदस्त विरोध कर रही थी, लेकिन इन दस्तावेजों से पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब उस वक्त की जमीनी हकीकत में छिपा है। ये वो दौर था जब भारतीय राजनीति में एक अजीब सा खालीपन पैदा हो रहा था। कांग्रेस ने तो साइमन कमीशन का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। जी। इसके जवाब में भारत के नेताओं ने पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अपनी खुद की एक समिति बनाई, जिसने नेहरू रिपोर्ट पेश की। लेकिन इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी खामी थी। क्या खामी थी? इसमें शोषित वर्गों या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए किसी भी तरह के विशेष प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। रिपोर्ट बनाने वालों का तर्क था कि अलग से प्रतिनिधित्व देना राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा। यहीं से अंबेडकर को लगा कि मुख्यधारा की राजनीति उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। मतलब जब उन्हें लगा कि उनके लोगों की बात कोई नहीं सुन रहा है, तब उन्होंने रणनीति बदल दी। मैंने नोट्स में देखा कि उन्हें किसी समिति में भी चुना गया था। हाँ, उन्हें बॉम्बे प्रांतीय समिति में चुना गया था। इस समिति का काम साइमन कमीशन के साथ सहयोग करना था। अंबेडकर ने साइमन कमीशन के सामने अपनी संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से एक बहुत ही विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने जो सबसे बड़ी मांग रखी वो थी आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन, यानी जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व्ड सीट्स। रुकिए, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब था कि चुनाव एक ही होगा, सब लोग एक साथ वोट डालेंगे, लेकिन कुछ सीटें सिर्फ शोषित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पक्की कर दी जाएंगी। सही? एकदम सटीक। वो चाहते थे कि शोषित वर्ग के लोग भी मुख्य धारा के चुनाव लड़ें, लेकिन उन्हें ये गारंटी मिले कि सदन में उनकी आवाज उठाने वाले उनके अपने लोग जरूर पहुंचेंगे। ये तो बहुत ही व्यावहारिक सोच थी। बिल्कुल, लेकिन इसी ज्ञापन में अंबेडकर के राष्ट्रवाद का एक ऐसा अनूठा पहलू भी सामने आता है जिस पर अक्सर बहुत कम बात होती है। हाँ, मेरे लिए ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। हम अक्सर उन्हें सिर्फ एक समुदाय के मसीहा के रूप में देखते हैं, लेकिन इन दस्तावेजों में उनका जो राष्ट्रीय विजन दिखा वो सच में हैरान करने वाला था। इसे इस तरह से देखिए, उस समय सिंध और कर्नाटक प्रांतों को भाषाई या सांप्रदायिक आधार पर अलग करने की बहुत जोरदार मांग उठ रही थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसका खुलकर और पुरजोर विरोध किया। उनका तर्क बहुत ही स्पष्ट था। उनका मानना था कि लोगों में ये भावना हर हाल में होनी चाहिए कि वे पहले भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वे नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का स्थानीय राष्ट्रवाद या भाषा और धर्म की चेतना पूरे देश की एकता पर हावी हो जाए। ये सच में एक बहुत बड़े राजनेता की सोच है जिसकी नज़र पूरे राष्ट्र के निर्माण पर थी। अब इस चर्चा के अगले
और शायद सबसे नाटकीय पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। जी। साल 1930 लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वो भव्य दृश्य, प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। भारत के इतिहास में 2000 वर्षों का जो एक गहरा मौन था वो टूट रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि जिस वर्ग को सदियों से हाशिए पर रखा गया, उसे भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया में बराबरी से बैठकर सलाह देने का अधिकार मिल रहा था। अगर हम इसे एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये क्षण महज एक राजनीतिक घटना नहीं था। ये सदियों की खामोशी के बाद उठी एक बेहद सशक्त आवाज का प्रतीक था। बिल्कुल। उस विशाल हॉल की कल्पना कीजिए। वहां भारत के बड़े बड़े राजा महाराजा, रियासतों के दीवान और ब्रिटिश साम्राज्य के आला अधिकारी बैठे थे, और उनके बीच खड़े थे डॉक्टर अंबेडकर, जो भारत के सबसे गरीब वर्ग की नुमाइंदगी कर रहे थे। सही कहा। और उनका भाषण इतना धारदार था कि उसने ब्रिटिश सरकार और वहां बैठे सवर्ण हिंदुओं को दोनों को एक साथ आईना दिखा दिया। मैंने उस भाषण के कुछ अंश पढ़े हैं और वे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उन्होंने किसी तरह का घुमाव फिराव नहीं किया, सीधे ब्रिटिश सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा था कि 150 साल के आपके ब्रिटिश राज ने छुआछूत मिटाने के लिए आखिर किया क्या है। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के आने से पहले हम गांव के कुएं से पानी नहीं निकाल सकते थे। क्या आज अंग्रेज सरकार ने हमें वो अधिकार दिलाया? और उन्होंने खुद ही इसका जवाब दिया था, नहीं। हाँ, अंग्रेजों से पहले हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे, क्या आज जा सकते हैं? अंग्रेजों से पहले हमें सेना में नहीं लिया जाता था, क्या आज वो रास्ते हमारे लिए खुले हैं? देखिए, उनका ये तर्क सिर्फ भावुक नहीं था, बल्कि बहुत ही तार्किक और तीखा था। उनका सीधा सा कहना था कि ब्रिटिश सरकार शोषित वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करने में पूरी तरह से विफल रही है। लेकिन ऐसा क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को हमेशा ये डर सताता था कि अगर उन्होंने भारत के सदियों पुराने सामाजिक ढांचे में दखल दिया तो लोग उनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। हाँ, यानी उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता बचानी थी। बिल्कुल। इसलिए अंबेडकर ने मांग की कि हमें अब ऐसी सरकार चाहिए जो जनता की हो और जो न्याय लागू करने से न डरे। राजनीतिक सत्ता के बिना सामाजिक सुधार कभी संभव नहीं है। ये बात उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के सामने पूरी दृढ़ता से रख दी। इस भाषण का असर भी तो जबरदस्त हुआ था। दस्तावेजों में बड़ौदा के महाराजा का एक किस्सा है। मुझे याद है, महाराजा ने ही कभी अंबेडकर की पढ़ाई का खर्च उठाया था। जो बिल्कुल। और जब उन्होंने लंदन में अंबेडकर को इस तरह दहाड़ते हुए सुना तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। दस्तावेज बताते हैं कि महाराजा उस भाषण को सुनकर इतने अभिभूत हुए कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वाह! उन्होंने महसूस किया कि उनका निवेश, उनका भरोसा कितनी बड़ी आवाज बन गया है। उन्होंने बकायदा एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया और डॉक्टर अंबेडकर को वहां पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया। ये एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक जीत थी। लेकिन बात सिर्फ भाषणों तक नहीं रुकी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंबेडकर ने सम्मेलन में एक बहुत ही ठोस राजनीतिक सुरक्षा योजना या स्कीम ऑफ पॉलिटिकल सेफगार्ड्स का एक विस्तृत मेमोरेंडम भी पेश किया था। हाँ, और इस मेमोरेंडम की बारीकियों को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि वे अपने समय से कितना आगे सोच रहे थे। इसमें सिर्फ समान नागरिकता की मांग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चीज पर प्रहार था जो आज भी बहुत प्रासंगिक है, सामाजिक बहिष्कार या सोशल बाइकॉट। इसे समझना बहुत जरूरी है। अंबेडकर ने बहुत ही गहराई से समझाया कि भारतीय गांव में सवर्ण समाज अक्सर शारीरिक हिंसा से कहीं ज्यादा सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करता है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हाँ, और अगर कोई शोषित वर्ग का व्यक्ति अपने अधिकार मांगता है तो उसे गांव की जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, उसका काम छीन लिया जाता है, कोई उसे सामान नहीं बेचता। ये एक ऐसा अदृश्य हथियार है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। और इसीलिए इस मेमोरेंडम में मांग की गई थी कि इस सामाजिक बहिष्कार को बकायदा एक दंडनीय कानूनी अपराध बनाया जाए। जी। जरा सोचिए, नागरिक अधिकारों के कानूनी ढांचे की जो बात दुनिया दशकों बाद करने वाली थी, उसकी रूपरेखा अंबेडकर 1930 में लंदन में पेश कर रहे थे। यही नहीं, इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग भी उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से रखी थी। अब समय का पहिया तेजी से घूमता है और हम आ जाते हैं 1931 में। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वक्त था
और इस सम्मेलन में प्रवेश होता है महात्मा गांधी का। बिल्कुल, और यहाँ से माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, लंदन की सर्दी में भारतीय राजनीति का तापमान अचानक से बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से इन दो कद्दावर नेताओं के विचारों का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक टकराव शुरू होता है। इस चर्चा को आगे ले जाने से पहले हमें एक बात बहुत स्पष्ट करनी चाहिए। हमारे सामने जो स्रोत हैं, उनमें इन दोनों महान नेताओं के बीच के गहरे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद दर्ज हैं। जी, और हमारा काम बस उसे रिपोर्ट करना है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा का उद्देश्य किसी भी एक पक्ष को सही या दूसरे को गलत ठहराना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद है बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्ष रूप से उन ऐतिहासिक तर्कों को सामने रखना। एकदम सही। तो 1931 के इस सम्मेलन में माहौल इतना तनावपूर्ण क्यों हो गया था? ऐसा क्या था जिस पर गांधी और अंबेडकर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे? विवाद की जड़ प्रतिनिधित्व के सवाल में थी। गांधी जी का ये दृढ़ विश्वास था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे भारत का हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें शोषित वर्ग भी शामिल है। वे शोषित वर्गों के लिए किसी भी तरह के विशेष या अलग प्रतिनिधित्व के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी का तर्क ये था कि अगर शोषित वर्गों को अलग से राजनीतिक पहचान दे दी गई तो इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। अच्छा। उनका मानना था कि छुआछूत जैसी कुरीति को समाज सुधार, सवर्णों के हृदय परिवर्तन और प्रायश्चित के जरिए खत्म किया जाना चाहिए, न कि समाज को राजनीतिक रूप से बांटकर। रुकिए, तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो गांधी जी का डर ये था कि इससे समाज हमेशा के लिए टूट जाएगा, लेकिन अंबेडकर को इस हृदय परिवर्तन या कागजी वादों पर भरोसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका नजरिया इससे अलग कैसे था? उनका नजरिया बिल्कुल विपरीत था। अंबेडकर का साफ कहना था कि शोषित वर्ग अब सवर्णों की दया, उनकी करुणा या किसी महात्मा के वादों पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्होंने ऐतिहासिक अनुभव का हवाला दिया था। हाँ, उन्होंने कड़वा सच सामने रखा कि हजारों सालों में कई समाज सुधारक आए और गए, लेकिन जमीनी सच्चाई नहीं बदली। इसलिए उन्हें केवल कोरे वादे नहीं बल्कि वैधानिक गारंटी चाहिए थी। वैधानिक गारंटी यानी स्टैट्यूटरी गारंटी? जी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में सामाजिक सुधार बिना ठोस राजनीतिक शक्ति और कानूनी अधिकारों के संभव हैं? अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक शक्ति ही वो चाबी है जिससे बराबरी के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। इसी दौरान मुझे दस्तावेजों में एक किस्सा मिला जो अंबेडकर के व्यक्तित्व और उनके तल्ख तेवरों को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। वो वाकया सर प्रभाशंकर पट्टानी के साथ हुआ था। हाँ, वो जलपोत वाली घटना। जी, जो उसी जलपोत पर थे जिस पर डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड जा रहे थे। बातों बातों में एक बहस के दौरान पट्टानी जी ने कुछ चाटुकारिता का सहारा लेते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं जो अंबेडकर को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। अंबेडकर ने उन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि गांधी जी को ऐसे चाटुकारों की गिरफ्त से खुद को मुक्त करना चाहिए। ये छोटी सी घटना दिखाती है कि अंबेडकर अपने विचारों को लेकर कितने स्पष्ट और निडर थे। बिल्कुल। अब हम 1932 के उस सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ पर आते हैं जिसने भारतीय राजनीति में सच में भूचाल ला दिया था। अगस्त 1932 का कम्युनल अवार्ड। हाँ, अगस्त 1932 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने एक फैसला सुनाया। इस अवार्ड के तहत शोषित वर्गों को प्रांतीय विधानसभाओं में 71 सीटें दी गईं और सबसे अहम बात, उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का अधिकार मिल गया। और मैंने पढ़ा है कि इसी कम्युनल अवार्ड ने शोषित वर्गों को एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार दिया था जिसे दोहरा वोट या डबल वोट कहा जाता है। जी। ये क्या था और ये इतना ताकतवर क्यों माना जा रहा था? देखिए, दोहरे वोट की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझें जैसे आपके पास दो अलग अलग चाबियां आ गई हों। इस व्यवस्था के तहत शोषित वर्ग के व्यक्ति को 2 वोट देने का अधिकार मिला था। अच्छा, 2 वोट? हाँ, पहला वोट वह अपने पृथक निर्वाचन मंडल में देता, जहां सिर्फ शोषित वर्ग के लोग वोट डालते और केवल अपने समुदाय के प्रतिनिधि को चुनते, यानी एक नेता ऐसा जो सिर्फ उनके प्रति जवाबदेह हो। और दूसरा वोट? और दूसरा वोट वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में देता, जहां पूरा समाज वोट डालता था। वहां वह सवर्ण या किसी अन्य उम्मीदवार को चुनने के लिए अपना दूसरा वोट इस्तेमाल करता। मतलब सामान्य सीट के लिए? बिल्कुल। इसका सीधा सा असर ये होता कि सामान्य सीट पर खड़ा हर सवर्ण उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए शोषित वर्ग के उन अतिरिक्त वोटों पर निर्भर हो जाता। उन्हें भी शोषित वर्गों के घर जाकर हाथ जोड़ने पड़ते। बाप रे! यानी शोषित वर्ग के पास अपना खुद का एक स्वतंत्र नेता चुनने की तो पूरी आजादी आ ही गई थी।
साथ ही सामान्य नेताओं की जीत हार तय करने की एक बहुत बड़ी ताकत भी उनके हाथ में आ गई थी। बिल्कुल। ये तो सच में गेम चेंजर था। लेकिन फिर इसके बाद ही तो वो बड़ा संकट आया। महात्मा गांधी ने इस कम्युनल अवार्ड और पृथक निर्वाचन के खिलाफ यरवदा जेल में आमरण अनशन की घोषणा कर दी। फास्ट ऑन टू डेथ। जी हाँ। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि ये ब्रिटिश सरकार की चाल है और ये कदम हिंदू समाज के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वे इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे। 20 सितंबर 1932 को उन्होंने जेल के अंदर अपना अनशन शुरू कर दिया और जैसे जैसे उनके अनशन के दिन बीतते गए, उनकी उम्र और कमजोरी के कारण उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। पूरा देश उबलने लगा होगा उस वक्त। पूरे देश में एक भारी उथल-पुथल मच गई और सारा का सारा दबाव अब सीधे तौर पर डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ गया। दस्तावेजों में जो धमकियों का जिक्र है वो दिल दहला देने वाला है। मैंने पढ़ा कि उन्हें रोज जान से मारने की चिट्ठियां आ रही थीं। उस समय उन पर कितना दबाव था। दबाव की कोई सीमा नहीं थी। देश भर का सवर्ण समाज और लगभग पूरी प्रेस उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। एक पत्र का जिक्र स्रोत में है जो हरिभाई के भट्ट नाम के व्यक्ति ने लिखा था। क्या लिखा था उसमें? उसमें साफ लिखा था, यदि आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मारे जाओगे। अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से इस अनशन को राजनीतिक स्टंट जरूर कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वे एक बहुत ही भयानक नैतिक दुविधा में फंस गए थे। जाहिर है ये दुविधा बहुत गहरी रही होगी। एक तरफ उनके अपने लोगों के वो अधिकार थे, दोहरे वोट की वो अद्वितीय ताकत थी जो उन्होंने सालों के कड़े संघर्ष और अपमान सहने के बाद हासिल की थी, और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े और सम्मानित नेता की जान जा रही थी। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो शायद पूरा समाज शोषित वर्गों के खिलाफ हिंसक रूप से खड़ा हो जाता। क्या मंजर रहा होगा उस वक्त। सितंबर 1932 का वो आखिरी हफ्ता, पूना की यरवदा जेल का प्रांगण। वहां एक आम का पेड़ था जिसके नीचे एक खाट पर गांधी जी बेहद कमजोर स्थिति में लेटे हुए थे। उनके पास पानी और नमक की कुछ बोतलें रखी थीं। चारों ओर एक भारी खामोशी और असहनीय तनाव का माहौल था। देश विदेश के पत्रकारों की नजरें उसी प्रांगण पर टिकी थीं। ये दृश्य अपने आप में इतिहास का एक बहुत ही जीवंत और नाजुक चित्र है। इस तनावपूर्ण माहौल में बातचीत कैसे हुई? मैंने सुना है कि ये वार्ता बहुत ही मुश्किल थी। हाँ, इस मध्यस्थता में तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर और C. राजगोपालाचारी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। जब डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से मिलने जेल पहुंचे तो दोनों के बीच सीधा संवाद हुआ। और क्या तय हुआ? बातचीत के दौरान ये तय हुआ कि पृथक निर्वाचन को खत्म करके उसकी जगह आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाएगी। लेकिन पेच अभी बाकी था। हाँ, अंबेडकर ने एक शर्त रखी थी ना, जनमत संग्रह या रेफरेंडम को लेकर। बिल्कुल। अंबेडकर चाहते थे कि ये आरक्षित सीटों की व्यवस्था कितने समय तक रहेगी, ये तय करने के लिए भविष्य में एक जनमत संग्रह होना चाहिए। अंबेडकर का तर्क था कि ये जनमत संग्रह 10 या 15 साल बाद हो, ताकि ये परखा जा सके कि सवर्ण समाज का हृदय परिवर्तन सच में हुआ है या नहीं। एकदम सही। लेकिन गांधी जी ने कहा कि यह समय 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। संवाद इतना तीखा था कि गांधी जी ने यहां तक कह दिया, 5 साल या मेरी जान। उफ। और अंततः कई घंटों की लंबी थका देने वाली बहसों के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मानवता की पुकार सुनी। गांधी जी की जान बचाने के लिए और देश को एक बड़े गृहयुद्ध से बचाने के लिए उन्होंने अपनी मांगें नरम की। जी। 24 सितंबर 1932 को वो ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे आज हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते की शर्तों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके तहत शोषित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में सीटें जो कम्युनल अवार्ड में 71 थीं, वे बढ़ाकर 148 कर दी गईं। सीटें दोगुनी हो गई। हाँ, केंद्रीय विधायिका में भी 18% सीटें आरक्षित की गईं। संख्या के हिसाब से ये बड़ी जीत लग सकती है, लेकिन, और ये राजनीति के इतिहास का एक बहुत बड़ा लेकिन, क्या? पृथक निर्वाचन और वो बेहद शक्तिशाली दोहरा वोट शोषित वर्गों से हमेशा के लिए छिन गया। तो उसकी जगह क्या आया? चुनाव कैसे होने थे? उसकी जगह प्राइमरी इलेक्शन यानी प्राथमिक चुनाव की एक नई और जटिल व्यवस्था लागू की गई। इसके तहत पहले सिर्फ शोषित वर्ग के मतदाता आपस में मतदान करके एक सीट के लिए 4 उम्मीदवारों का एक पैनल चुनेंगे। अच्छा। और फिर जो मुख्य चुनाव होगा उसमें पूरा समाज, जिसमें सवर्ण भी भारी संख्या में शामिल होंगे, उन 4 में से किसी एक को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनेगा।
तो मतलब आखिरी फैसला जो होगा वो बहुसंख्यक आबादी के वोटों से ही तय होगा। जी। भले ही उम्मीदवार शोषित वर्ग का हो, लेकिन उसे जीत हासिल करने के लिए बहुसंख्यक समाज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये तो एक बहुत बड़ा समझौता था। दस्तावेजों के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद का एक दृश्य बहुत ही भावुक है। सी राजगोपालाचारी इतने खुश थे कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के साथ खुशी खुशी अपना फाउंटेन पेन बदल लिया। वाह। और उसी समय एक जहाज पर यात्रा कर रहे एक यूरोपीय यात्री का वो कथन याद आता है जिसने ये सब देखा और लिखा। ये वो युवा है जो भारतीय इतिहास के नए पन्ने लिख रहा है। और सच में इतिहास के नए पन्ने लिखे गए। लेकिन अंबेडकर के लिए ये कोई जश्न मनाने वाली जीत नहीं थी। उन्हें सीटें तो ज्यादा मिली, लेकिन उनके समुदाय ने अपना स्वतंत्र और बेखौफ नेतृत्व चुनने की वो ताकत खो दी जो दोहरे वोट से उन्हें मिलने वाली थी। बिल्कुल। तो इस सब का क्या अर्थ है? ये पूरी कहानी जो हमने आज इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए खंगाली, वो हमें क्या बताती है? ये एक ऐसे समुदाय की कहानी है जिसकी सदियों से कोई आवाज नहीं थी, जिसके छूने मात्र से लोग खुद को अपवित्र मान लेते थे। कैसे उस समुदाय ने एक मुखर आवाज पाई और कैसे उसने भारत के राजनीतिक मानचित्र पर अपने लिए संवैधानिक अधिकारों की एक ऐसी जगह बनाई जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ये जानकारी हमें दिखाती है कि आज का जो हमारा ये विशाल लोकतांत्रिक ढांचा है, जिसे हम अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो किसी शून्य में नहीं बना है। जी। वो कितनी ही जटिल बहसों, रातों की नींदें उड़ा देने वाली वार्ताओं और गहरी नैतिक दुविधाओं से गुजरकर तराशा गया है। इतिहास का अध्ययन तभी सार्थक होता है जब हम उससे आज के लिए कुछ सीखें। जब दो अलग अलग दृष्टिकोण, जैसे गांधी जी का समाज सुधार का रास्ता और डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक सत्ता का रास्ता, एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो पूरे समाज को झकझोर कर सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ऐसे टकराव ही समाज की गहरी कुरीतियों को सतह पर लाते हैं। ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि हम इन अलग अलग नजरियों को समझें। और इस चर्चा का अंत हम एक ऐसे गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहेंगे जो इन दस्तावेजों की नींव से ही निकलता है। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर 1932 में वो पूना पैक्ट नहीं होता और दोहरे वोट की वो शक्तिशाली प्रणाली भारत में लागू रह जाती, तो क्या आज स्वतंत्र भारत की राजनीति पूरी तरह से अलग होती? ये सोचने वाली बात है। क्या उस दोहरे वोट की ताकत से हाशिए पर खड़े लोगों को एक ऐसा स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व मिलता जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति जवाबदेह होता? या फिर जैसा कि गांधी जी को डर था, इससे हमारा समाज हमेशा हमेशा के लिए अलग अलग गुटों में बंट जाता और सामाजिक दूरियां कभी खत्म ही नहीं हो पाती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर जागरूक नागरिक को खुद विचार करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।